बातें करते हम खेतों की और उसके रखवाली की, बाग बगीचा फल फूलों और फसलों की हरियाली की। हम बीजों की बातें करते उत्तम जल संसाधन की, हम तकनीकी बातें करते फसलों के उत्पादन की। हर किसान का सपना सच हो जीवन सुखद बनाने को, गाँव-गाँव के हर आंगन का प्यारा सा ये दर्शन। कृषि दर्शन, 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 कृषि दर्शन। जय जवान जय किसान। खेतीबाड़ी के इस खास कार्यक्रम को देखने के लिए आप इंतज़ार में बैठे रहते हैं कि ये कार्यक्रम आएगा और हम हाजिर हो गए हैं आपके चहेते कार्यक्रम कृषि दर्शन को लेकर। किसान भाई बहन, आज आपको हम जानकारी देंगे दुधारू पशुओं की देखभाल कैसे करें जाड़े के मौसम में, और साथ ही साथ जौ और मक्का की खेती के बारे में बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले कृषि समाचार। नमस्कार, कृषि समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं दिव्यांशु। आइए देखते हैं आज कृषि समाचार में क्या है खास। मिट्टी की उपजाऊ क्षमता बढ़ाने के लिए लगाएं पारंपरिक बीज, किसान आय बढ़ाने के लिए अपनाएं एकीकृत कृषि प्रणाली, और मिर्चा की खेती के लिए अनुशंसित प्रभेद में लगाएं आंध्र ज्योति। अब समाचार विस्तार। खेत में मिट्टी की उपजाऊ क्षमता बढ़ाने के साथ ही उत्पादित फसलों में पौष्टिकता बढ़ाने के लिए पारंपरिक बीज काफी उपयोगी हैं। पारंपरिक बीज को खेतों में लगाने पर खाद और कीटनाशक का कम इस्तेमाल होता है, जिससे किसानों की राशि बचती है। साथ ही पारंपरिक बीज को किसान कई सालों तक घर में रखकर इस्तेमाल कर सकते हैं। किसान भाई आय बढ़ाने के लिए एकीकृत कृषि प्रणाली अपनाएं। देश के किसानों की आय बढ़ाने में एकीकृत कृषि प्रणाली काफी कारगर साबित हो रही है। झारखंड सहित पूर्वोत्तर राज्यों के लिए वर्षा पानी संग्रह आधारित एकीकृत कृषि प्रणाली को उपयोगी पाया गया है। कृषि विशेषज्ञ बताते हैं कि झारखंड के जलवायु के अनुरूप देसी गाय, स्थानीय फसल, छोटा बगीचा, मछली पालन, मुर्गी पालन, मधुमक्खी पालन, मशरूम उत्पादन, बकरी पालन, सूकर पालन और फलदार बगीचा आधारित 5 एकीकृत कृषि प्रणाली चिन्हित किए गए हैं। किसान भाई आलू फसल को पाला से बचाने के लिए तापमान को बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए। अर्धरात्रि में आलू फसल के आसपास धुआं करें या पत्तियों को पुआल से मल्चिंग कर दें। साथ ही समय समय पर सिंचाई करते रहें। इससे आलू फसल पर पाला का असर नहीं होगा और उपज अच्छी होगी। किसान भाई अगर आलू लगाए हुए हैं, अगर उनका वहाँ पर पाला से बचाव अगर चाह रहे हैं तो वहाँ का तापमान जो है वो ज़्यादा होना चाहिए। इसके लिए वो मिडनाइट को वहाँ पे धुआं कर सकते हैं, मल्चिंग कर सकते हैं, पत्ती का जो है या पुआल का जो है पलवार जिसको बोलते हैं मल्चिंग कर दें और सिंचाई करें। उससे उनका फसल पाला जो है आक्रमण नहीं करेगा, बच जाएगा। मिर्चा की खेती से अधिकाधिक उत्पादन लेने के लिए 1000 ग्राम बीज प्रति हेक्टेयर लगाएं। कतार से कतार की दूरी 50 सेंटीमीटर और पौधा से पौधा की दूरी 50 सेंटीमीटर रखें। बेहतर उत्पादन के लिए अनुशंसित प्रभेद में आंध्र ज्योति, पूसा सदाबहार, NP46A, पूसा ज्वाला, KA2, कैलिफोर्निया वंडर, चाइनीज जायंट, येलो वंडर, भारत लगाएं। मिर्चा की खेती के लिए अच्छी जल निकास वाली हल्की दोमट मिट्टी उपयुक्त है। रोपाई के समय गोबर खाद 250 क्विंटल, नेत्रजन 100 किलोग्राम, स्फूर 60 किलोग्राम, पोटाश 50 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर खेत में मिलाएं। साथ ही 10 से 12 दिनों पर सिंचाई करते रहें। ध्यान रहे बुआई के 1 माह बाद ही रोपाई करें। किसान भाई खेत की पहली जुताई के लिए मोल्ड बोर्ड हल नामक कृषि यंत्र का प्रयोग कर सकते हैं। इसकी कार्यक्षमता 40 से 50 डिसमिल प्रतिदिन है। आज की विशेष जानकारी है टमाटर फसल में माहो, सफेद मक्खी और पत्ती खाने वाले कीटों के रोकथाम के बारे में। किसान भाई आपके पौधशाला में टमाटर का बिचड़ा तैयार होने की स्थिति में हो तो उसे खेत में रोपने से पहले 3-4 दिन तक उपचार करें। इसके लिए इमिडाक्लोप्रिड 0.3% दवा से घोल बनाकर बिचड़ों की जड़ों में डालें। इसके बाद पौधरोपण करने से टमाटर फसल में माहो, सफेद मक्खी और पत्ती खाने वाले कीट नहीं लगते हैं। और अब राज्य के 5 प्रमुख शहरों के मौसम के मिजाज पर एक नजर। आज राज्य के 5 प्रमुख नगरों के अधिकतम और न्यूनतम तापमान कुछ इस प्रकार दर्ज किए गए। रांची का अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 12 डिग्री सेल्सियस। जमशेदपुर का अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 12 डिग्री सेल्सियस। मेदिनीनगर का अधिकतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 12 डिग्री सेल्सियस। देवघर का अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 12 डिग्री सेल्सियस। धनबाद का अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 13 डिग्री सेल्सियस रहा।
कृषि समाचार में आज इतना ही। अगले दिन अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ ताज़ा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार, जोहार। यहाँ पर किसान भाई अपने खेती बाड़ी के साथ साथ पशुपालन भी करते हैं और पशुओं को अपने बच्चे की तरह पालते हैं। लेकिन जाड़े के वक्त में उनके रहने सहने के साथ साथ चारे का भी प्रबंधन करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जाड़े के मौसम में उन्हें बचाना होता है। तो आप जो अपने स्तर से उनके प्रबंधन करते हैं वो तो ठीक है, लेकिन अगर वैज्ञानिक विधि जानना चाहें तो ये हम आपको फीचर के माध्यम से दिखाना चाहेंगे। तो चलिए देखते हैं। दुधारू पशुपालन न सिर्फ स्वरोजगार का एक सशक्त माध्यम है, बल्कि बेहतर आमदनी का भी एक अच्छा जरिया भी है। पशुपालक भाइयों, गाय भैंसों के दूध उत्पादन में कोई कमी ना हो, इसके लिए उन्हें मौसम के अनुकूल देखभाल करने की जरूरत होती है। दुधारू पशुओं को मौसम की प्रतिकूलता और उसके दुष्प्रभाव से बचाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण है चारा प्रबंधन। अभी ठंड का मौसम है। पौष्टिक आहार ऊर्जा पैदा करके शरीर को गर्म रखता है। पौष्टिक आहार में हरा चारा, सूखा चारा दोनों दे सकते हैं। इस मौसम में हरा चारा बरसीम, लुरसन और जई उपजाया जाता है और ये आसानी से उपलब्ध होगा। जैसे कि आपने पूछा कि हमें गौ पालकों के लिए चारे की व्यवस्था, हरे चारे की व्यवस्था किस प्रकार से करने की ज़रूरत है इस समय, खासकर ठंड के मौसम में। देखिए, शरीर में भोजन जो है, पोषण तत्व जो भी हम लेते हैं, इसमें सबसे बड़ी चीज़ होती है क्या, ये शरीर के अंदर में ऊर्जा उत्पन्न करता है। और ये ऊर्जा क्या करता है कि हमारे शरीर को गर्म रखता है या पशुओं के शरीर को गर्म रखता है। इसलिए खान पान की व्यवस्था में आपको जाड़े के समय में विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है। तो जहाँ तक गाय और भैंस, ये इन तरह के पशु अगर रखे हुए हैं आप, तो अभी आप मुख्य तौर पर जो हरे चारे की व्यवस्था है उसमें आपको बरसीम है, लूसर्न है, यही चारा आप अगर आपने अक्टूबर में लगाया होगा इसे, तो इसको 50 दिन के बाद हम इसका कटिंग शुरू कर देते हैं। और साथ में इसको पटाने की भी व्यवस्था, यानी कि पानी देने की व्यवस्था भी रखने की ज़रूरत है। तो 20 से 25 दिन के अंदर में आप इसमें एक बार पटाई ज़रूर करें और साथ में इसका कटिंग 15-15 दिन पे लेकर के आप बरसीम खिला सकते हैं, उसी प्रकार से लूसर्न खिला सकते हैं। अभी आपको जई का भी चारा जो है ये उपलब्ध हो जाएगा। तो ये चारे के रूप में, हरे चारे के रूप में देने की आवश्यकता होगी। ये बात सही है कि हरा चारा दूध उत्पादन बढ़ाने में या उसकी क्षमता बरकरार रखने में मदद करता है, लेकिन इस मौसम में हरा चारा की अधिकता दुधारू पशुओं को अस्वस्थ कर सकता है, उन्हें गैस की समस्या हो सकती है। इसलिए सूखा चारा और मिश्रित दाना भी जरूर दें। यदि हरा चारा के कारण गाय भैंसों को गैस की समस्या हो जाए तो उपचार के तौर पर उन्हें सरसों तेल और तारपीन का मिश्रित घोल पिलाएं। कि अगर आप बरसीम या हरे चारा अगर ज़्यादा आप जाड़े के दिनों में देते हैं तो उस समय आप देखेंगे कि ये गैस जो है ये बनना शुरू हो जाता है। तो इसके लिए आपको व्यवस्था रखना पड़ेगा कि आप उतने ही मात्रा में इसे दें ताकि आपको ये समस्या नहीं आए। और इसमें अगर आपके पशुओं ने ज़्यादा हरा चारा अगर ले लिया है तो ऐसी स्थिति में आप 600 ग्राम सरसों का तेल लें और 60 ग्राम उसमें आप ये मिला दें, तारपीन मिला दें और इसको आप पिलाएंगे तो इससे जो उनको गैस बनने की अवस्था है ये इसमें कमी आएगी। पशुपालक भाइयों, ठंड से बचाव के लिए, बेहतर स्वास्थ्य के लिए और बेहतर दूध उत्पादन के लिए पौष्टिक मिश्रित दाना में खनिज लवण युक्त दानों को जरूर शामिल करें। संतुलित मिश्रित दाना में अनुशंसित मात्रा में बादाम की खल्ली, मकई का दर्रा, चोकर और नमक जरूर मिलाएं। इसके बाद मैं ये कहना चाहूँगा कि जाड़े के दिनों में खास करके आप मिनरल मिक्सचर यानी खनिज लवण पशुओं के आहार में ज़रूर दें, नहीं तो क्या होगा कि पशु को आपको जो ठंड के समय में जो खनिज की कमी आ जाती है
वो खनिज लवण जो है उसको बनाए रखने के लिए, यानी कि कम से कम 2 से 2.5% खनिज लवण आप इनके चारा में दें। जिस प्रकार से कि आप अगर बादाम का खल्ली दे रहे हैं, साथ में मकई का दर्रा दे रहे हैं, चोकर दे रहे हैं, तो उसमें ही आप 2.5 किलो 100 किलो में आप इसको मिनरल मिक्सचर दें, तभी आपके पशु का शरीर, और ख़ास तौर से आप 100 किलो अगर दाना बना रहे हैं तो उसमें 1 किलो नमक की मात्रा भी दें। दुधारू पशुओं को जितनी मात्रा में हरा चारा देते हैं उससे उस अनुपात में उनके शरीर को पानी मिल जाता है। फिर भी उन्हें स्वच्छ और गुनगुना गर्म पेयजल देने की व्यवस्था जरूर करें। इससे दुधारू पशुओं का शरीर भी गर्म रहेगा। यदि सूखा चारा और दाना मिश्रण आहार में देते हैं तो उन्हें पानी पीने की जरूरत महसूस होगी। ऐसे में उन्हें थोड़ी थोड़ी मात्रा में दिन में 4 बार पानी दें। पानी आप पिला रहे हैं तो पानी के मात्रा को आप थोड़े थोड़े देर पर दें। एक बार में देंगे तो हो सकता है कि पशु आपके पानी को पूरा ना ले, तो आप उसे दिन भर में 4 बार करके थोड़ा थोड़ा करके पानी देंगे तो उससे भी पूर्ण हो जाएगा। ठंड से बचाव के लिए चारा प्रबंधन बेहतर हो लेकिन आवास प्रबंधन बेहतर ना हो तो सारा प्रयास निष्फल हो सकता है। दुधारू पशुओं का चारा खाना, पचाना और आवास के बीच सीधा संबंध है जो उनके स्वास्थ्य को प्रभावित करता है। इसलिए दुधारू पशुओं के बेहतर स्वास्थ्य के लिए जाड़े के मौसम को ध्यान में रखते हुए उनका आवास प्रबंधन करें। साथ ही इस मौसम में खुरहा मुंहपका का टीका दिलाएं और डिवॉर्मिंग कराएं। समय पर आप इन्हें हो सके तो पशुओं को सुबह में जो आप भेजते होंगे दूध दूहने के बाद चरने के लिए, तो उस अवस्था में थोड़ा देर करें, थोड़ी देर के लिए इनको धूप में रखें, तो इससे क्या होगा कि इनके ठंड का प्रकोप कम होगा। दूसरी बात है, अगर आपके आवास व्यवस्था में जहां आप रख रहे हैं वहां अगर खिड़की या इसकी व्यवस्था है तो उसमें आप बोरा लगा दें ताकि ये जो शीतलहर जिसे कहते हैं इसका प्रकोप आपके पशुओं पर ना हो। दूसरी बात है कि आप समय पर इसका अगर जो टीकाकरण है, खास करके खुरहा चपका का टीका आप समय पर निश्चित लगवा लें कि इसका प्रकोप आपको इस ठंड के समय में ना आए। और कोई बात है कि पशुओं को हमेशा जो आंतरिक परजीवी होते हैं उनके लिए आप निश्चित रूप में डिवर्मिंग जिसको हम लोग कहते हैं उसे ठंड में आपको ज़रूर कर लेना चाहिए, नहीं तो पशुओं में आपके दूध का उत्पादन भी कम हो सकता है और पशुओं का शरीर में आपको बुखार हो सकता है। तो इस अवस्था को बनाए रखने के लिए आप डिवर्मिंग और वैक्सीनेशन का जो कार्यक्रम है उसे आप अवश्य अपनाइए। साथ में अगर छोटा बच्चा है अगर जो, तो उसको आप अगर चाहते हैं नर को अगर बैल बनाना चाह रहे हैं तो 6 महीने के बाद इसका कास्ट्रेशन भी है वो करवा देना चाहिए ताकि आपके इस तरह का ये रहे। दुधारू पशुपालक भाइयों, इस मौसम में हमारी तरह दुधारू पशुओं को भी ठंड से बचाने की जरूरत होती है। इसमें उचित आहार प्रबंधन की महत्वपूर्ण भूमिका है। पशु विशेषज्ञ द्वारा दी गई सलाह के अनुसार दुधारू पशुओं का चारा प्रबंधन करें। गाय भैंस स्वस्थ रहेंगे, दूध उत्पादन बेहतर होगा और आप बेहतर लाभ की स्थिति में होंगे। जौ और मक्का आपके खेत में है और कुछ लोग लगाने की तैयारी में है, तो चलिए वैसे किसान भाई बहन जो लगाना चाहते हैं वो भी जान लीजिए कि इसकी सिंचाई व्यवस्था, इसका प्रबंधन कैसे करते हैं। और जिन्होंने लगाया है उन्हें तो पता ही है, तो चलिए एक वैज्ञानिक विधि हम फीचर के माध्यम से फिर देखते हैं। किसान भाइयों, रबी मौसम की 2 मुख्य फसल है, जौ और मक्का। इसमें मक्का की खेती खरीफ के मौसम में मुख्य रूप से की जाती है। राज्य के जो किसान समय पर जौ और मक्का लगाए होंगे उनकी फसल अभी 2 से 2.5 महीने की होगी। अभी जौ और मकई के बेहतर बढ़वार के लिए और अच्छी उपज के लिए खाद, पानी और खरपतवार नियंत्रण पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है।
जौ की जड़ें लंबी होती है, यानी जमीन से खुद आवश्यकता अनुसार जल शोषण करने की क्षमता रखती है। इसलिए जौ को अधिकतम 3 सिंचाई देना ही पर्याप्त है। सबसे पहले हम जौ के बारे में बताना चाहेंगे। जौ रबी में हम लोग लगाते हैं। इसका लगाने का जो समय है अक्टूबर के लास्ट में हम लोग लगाते हैं और 15 नवंबर तक हम लोग लगाते हैं, जो सही समय है। जौ जैसा किसान भाइयों आपको पता होगा कि जौ का जो जड़ है वो काफ़ी नीचे तक जाता है, तो इसको बहुत कम पानी की आवश्यकता होती है। जिस तरह हम गेहूं में देते हैं 6-7 पानी, तो जौ में पानी की आवश्यकता, सिंचाई की आवश्यकता उसको कम होता है, चूँकि जड़ बहुत नीचे तक जाता है। तो उसमें हम 3 सिंचाई यदि दे देते हैं तो बहुत अच्छे से जौ जो है जौ का उपज बहुत अच्छे से हो जाता है और उसमें किसी तरह का कोई कमी नहीं होता है। अब ये प्रश्न उठता है कि किसान भाई जो है जौ में कब कब सिंचाई दें, ये महत्वपूर्ण है कि किस समय सिंचाई करें। तो किसान भाइयों, जैसा हमने कहा कि रबी में अक्टूबर के लास्ट में या नवंबर के 15 नवंबर के आसपास आप लगाए हैं, तो जिस समय आपका लगेगा उस समय तो मिट्टी में नमी होना आवश्यक है। उसके बाद हम लोग किसान को बोलते हैं कि पहली सिंचाई 30 से 35 दिन, यानी जिस दिन आप बुआई किए हैं उसके 30 से 35 दिन में आप पहली सिंचाई कर दें जी। और यूरिया का भी उसमें टॉप ड्रेसिंग आप करें। उसके बाद किसान को हम बोलते हैं कि दूसरी सिंचाई यदि वर्षा वर्षा नहीं हुई तो आप 65 से 70 दिन में, 30 से 35 दिन में, और दूसरी सिंचाई 65 से 70 दिन पे आप एक कर देंगे। और जो लास्ट जो सिंचाई होगा जब उसका दाना बनता है, ग्रेन फॉर्मेशन स्टेज उसको बोलते हैं, दाना बनने की अवस्था, दाना में दूध भरता है, उस समय की आवश्यकता होती है, तो उस समय 90 से 105 दिन में आप तीसरी सिंचाई दे देंगे। तो ये 3 सिंचाई जो है सफिशिएंट है जौ की खेती के लिए। जौ फसल की सिंचाई में खेत का प्रकार, मिट्टी का प्रकार और मिट्टी में नमी की उपलब्धता का ध्यान जरूर रखें। जैसे दोन खेत में कम और टाण खेत में तुलनात्मक रूप से अधिक सिंचाई की जरूरत होगी। यदि बलुई मिट्टी वाला टाण खेत है तो सिंचाई का अंतराल कम कर दें। जौ के पत्ते मुरझाए हुए हों या मिट्टी सूखी हुई दिखे तो अविलंब सिंचाई करें। हमने जो 3 सिंचाई की बात की, तो मिट्टी का जो संरचना है उसके ऊपर निर्भर करता है। अच्छा। मान लिया किसान भाई ऐसे जगह पे जौ का फसल लगा रहे हैं जो टाण भूमि है, जिसमें बलुआही मिट्टी ज़्यादा है, तो उसमें किसान को आवश्यकता पड़ेगा जल्दी से जल्दी सिंचाई देने की। तो 30 से 35 दिन में तो आप एक सिंचाई देंगे ही। उसके बाद आपका आवश्यकता अनुसार आप 50 से 55 दिन में दे सकते हैं। जब मिट्टी देखे कि सूखा हुआ, भुरभुरा देखे तो सूखा हुआ दिखे बीच में दे सकते हैं। या 12-2 बजे के आसपास आप देखेंगे जो पत्ती है वो रोल कर जाती है। जी। तो उस समय आपको पता होना चाहिए, 2 बजे के आसपास जाके देखिए, तो फिर आपको सिंचाई देने की आवश्यकता होती है। नहीं तो सामान्यतः 3 सिंचाई काफ़ी है, यहाँ तक कि 2 सिंचाई भी काफ़ी। यदि जमीन आपका निचली भूमि वाली है तो 2 सिंचाई, 1 सिंचाई भी काफ़ी है। मक्का को जौ से अधिक सिंचाई की जरूरत होती है। चूंकि खरीफ बरसात का मौसम होता है, इसलिए मक्का को पटवन की नहीं जल निकास की जरूरत होती है। लेकिन रबी मौसम में 4 से 5 सिंचाई और गर्मी के मौसम में 8 से 10 सिंचाई की जरूरत होती है। मध्य जनवरी से मक्का की ग्रीष्मकालीन खेती शुरू होगी। मकई की गर्मा खेती में हर 2 सप्ताह के अंतराल पर पटवन की आवश्यकता होती है। जैसे मक्का जो है ऐसी फसल है जो सालों भर आप इसकी खेती कर सकते हैं। सामान्यतः झारखंड में जो किसान है वो मक्के की खेती खरीफ में करते हैं, समझ रहे हैं ना, यानी वो जून जुलाई में लगाते हैं। तो जून जुलाई में जो लगाते हैं तो उसमें किसान को सिंचाई देने की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि वर्षा ऋतु में उतना पूरी तरह बारिश होती है और उस समय बारिश को निकालने का जरूरत पड़ता है किसान। तो वर्षा ऋतु में जो हम लोग फसल लगाते हैं उसमें पानी सिंचाई देने की आवश्यकता नहीं होती है। परंतु यदि आप रबी में खेती कर रहे हैं, जैसे अभी जो हम लोग जहाँ पे खड़े हैं, ये रबी वाली फसल है। इस फसल को अक्टूबर में लगाया होगा, अक्टूबर के लास्ट में इस फसल को लगाया होगा। तो
इसमें यदि आप लगाते हैं तो इसमें सिंचाई की आवश्यकता होगी। तो हम लोग किसान को बोलते हैं कि पहली सिंचाई जो है 20 से 25 दिन पर एक सिंचाई आप दे देंगे, उसके बाद फिर 40 से 45 दिन पर एक सिंचाई देंगे, उसके बाद 60 से 65 दिन पर एक सिंचाई देंगे, उसके बाद आप 80 से 90 या 90 से 95 दिन पर ये 4 सिंचाई। उसके बाद अभी चूँकि रबी का सीजन है तो इसका ड्यूरेशन बढ़ जाता है, तो आपको 5वां सिंचाई भी देने की आवश्यकता पड़ सकती है। किसान भाइयों, रबी मौसम में जौ हो या मक्का, खरपतवार की समस्या नहीं के बराबर होती है, लेकिन खरीफ के मौसम में मक्का फसल में घास पात का प्रकोप होता है। खरीफ में इसके नियंत्रण के लिए बुआई के 20 दिन बाद हल की कुड़ाई कर दें, मिट्टी को भुरभुरा बना दें। इसके अलावे खरपतवार नाशी दवा एट्रोजिन का उपयोग भी कर सकते हैं। खास करके रबी में यदि लगाते हैं तो इसमें कीड़ा का प्रकोप नहीं होता है, बीमारी बहुत कम होता है। तो आप देख रहे होंगे कि फसल अभी कितना अच्छा है। उसके बाद एक है समर में लोग जो लगाते हैं, समर में लगाने के लिए, ग्रीष्म में लगाने के लिए हम लोग अभी 15 जनवरी से शुरू कर देते हैं मक्के लगाने के लिए। तो इसमें ग्रीष्मकालीन मक्के के लिए आप देखेंगे कि हर 15 दिन पे आपको सिंचाई देने की आवश्यकता पड़ेगी। तो इसमें सामान्यतः आपको हर 15 दिन के अंतराल में आपको सिंचाई देते रहना पड़ेगा। तो इसमें आपको 8-10 तक सिंचाई देना पड़ता है, तब आपका ये फसल होगा। तो ये 3 सीजन में हम लोग लगाते हैं और उसी के मुताबिक सिंचाई का हम लोग प्रबंध करते हैं। जौ और मक्का के बेहतर उत्पादन के लिए उचित सिंचाई प्रबंधन के साथ साथ समुचित उर्वरक प्रबंधन भी करें। जौ और मक्का दोनों फसलों को अनुशंसित मात्रा में और अनुशंसित अवस्था में नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश दें। मक्का फसल में अभी पशुओं के गोबर और मूत्र से बना खाद देना ज्यादा उपयोगी है। किसान भाई, आप खेत की तैयारी के समय सड़ी हुई गोबर की खाद या कंपोस्ट का व्यवहार जरूर करें। इससे उपज भी अच्छी होगी और मिट्टी का स्वास्थ्य भी बेहतर होगा। अगले कार्यक्रम के लिए हमें जाना होगा, क्योंकि तैयारी भी करनी है और आपको भी अपने खेतों पर काम करना है। लेकिन जाने से पहले अगर आपके पास में कोई सवाल है जिसका आप हमसे जवाब चाहते हैं तो कागज और कलम उठाइए, लिख डालिए हमारा पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन, कृषि प्रकोष्ठ द्वारा केंद्र निदेशक, दूरदर्शन केंद्र, रातू रोड, रांची। पिन संख्या 834001। तो हमें रहेगा बेसब्री से आपके खतों का इंतजार। लेकिन वैसे किसान भाई बहन जो किसी कारण से इस कार्यक्रम को लाइव नहीं देख पा रहे हैं, वो ट्विटर और फेसबुक और यूट्यूब के माध्यम से इस कार्यक्रम को दोबारा देख सकते हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।